नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का। स्वागत आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमाचारण महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। यूट्यूब की जो कोरोना काल में हम क्लासेस लगा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, समय समय पर अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आज का जो यूट्यूब का वीडियो डाल रही हूँ मैं फाइनल ईयर के या अंतिम वर्ष इतिहास के परीक्षा प्रश्न पत्र फर्स्ट में ब्रिटिश काल में समय समय पर जो आदिम जनजातियाँ थी, जो कि भारत में शुरुआत से प्राचीन काल से युगों युगों से निवास करती आ रही थी, जो जंगलों में रहती थी और जंगली उपज पर अपना जीवन व्यतीत करती थी। इन जनजातियों ने जब ब्रिटिश काल का शासन आया तो उसके कारण उनमें असंतोष फैला और असंतोष के कारण समय समय पर अलग अलग जनजातियों ने सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। हालांकि ज़्यादातर विद्रोह कुचल दिए गए, ज़्यादातर क्या सभी के सभी विद्रोह जो हैं दृढ़तापूर्वक कुचल दिए गए और क्रूरता दिखाई गई इन विद्रोहों को कुचलने में। लेकिन फिर भी जब विद्रोह हुए तो आदिवासियों में किस प्रकार एकता देखने को मिली विदेशी शासन के विरुद्ध, ये एकता आज भी जो है राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरित करती है। आमतौर पर आदिवासी जो हैं वो बाकी समाज से अपने आप को अलग थलग रखते थे, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आई तो इनका जीवन उतना अलग थलग नहीं रहा और इसी जीवन में जो उनके परिवर्तन हो रहे थे सामाजिक और आर्थिक, उन परिवर्तनों के विरुद्ध ही जो अनपेक्षित थे, थोपे गए थे उनके ऊपर, इसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। सबसे पहले विद्रोहों के कारण पर थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ। आमतौर पर मैंने बताया आदिवासी गांवों से हटकर जंगलों में रहते थे। उनकी आजीविका जो है झूम खेती। आपको पता होगा कि आदिवासी लोग जो हैं प्राचीन समय में छोटे से जंगल में इलाके में खेती कर देते थे और जाने से पहले जो उन खेत की जो पराली को है वो जला दिया करते थे ताकि वापस आए। जब भी अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम कर वो खेती करते थे तो वापस आते थे, तब तक वो मैदान साफ मिलता था। और इसके अलावा मछली पालना, शहद, वन्य जो उत्पाद है उस पर उनका जीवन निर्भर था और बाकी सारे समाज से उनका संपर्क नमक के लिए या कुछ और आवश्यक वस्तुओं के लिए ही होता था। बाकी का समाज अपना एक अलग व्यवस्थित जीवन जीता था और ये अपने आप को एक अलग व्यवस्थित इनका जीवन था। लेकिन जब ब्रिटिश शासक आए तो इन लोगों ने जो है इनको झूम खेती करने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि झूम खेती के कारण कई बार जंगलों में आग लग जाती थी तो उसका सारा दोषारोपण जो है आदिवासियों पर किया गया और उनकी इच्छा ये थी कि जो जंगलों को काट काट कर ज़मीन खेती लायक बनाई जाए, उसमें ये मज़दूरों का काम करें, खानों में, बागानों में, फैक्ट्रियों में कूलीगिरी का काम ज़बरदस्ती इनसे करवाया गया। बच्चों, ब्रिटिश काल में आदिवासी आंदोलन जो थे, बाकी जो मैंने आंदोलन आपको विद्रोह बताए थे, सन्यासी, वहाबी, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, इन सब से जो है अलग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक थे। सबसे बड़ी चीज़ इन लोगों की जो संगठन था, जो एकजुटता थी, वो तारीफ के लायक थी। एक आदिवासी कभी भी दूसरे पर हमला नहीं करता था। उसका कारण ये था कि आदिवासी जो है अपने को वर्ग के आधार पर संगठित करते थे और जातीय आधार पर संथाल, कोल, मुंडा के रूप में संगठित हुआ करते थे। प्रमुख कारणों में से कुछ कारण मैं बता रही हूँ। सरकार ने क्या किया कि आदिवासी कबीलों के सरदारों के साथ उनको ज़मींदार का दर्जा दे दिया, उनके साथ उनको प्रतिनिधि मान लिया और उनके साथ दस्तखत करा लिए समझौते पर और लगान की नई पद्धति लागू कर दी। तो जो पारंपरिक रूप से वो लगान जो भी सरकारें थी मुगल काल, सल्तनत काल या प्राचीन गुप्त काल, मौर्य काल में, वो सारी उन्होंने परंपराएं कमज़ोर कर दी। दूसरा एक कारण ये भी था कि आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरीज जाते थे, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। कभी ज़बरदस्ती, कभी बीमारी को ठीक कराने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म में कई आदिवासी परिवर्तित हो गए थे। साथ ही साथ आदिवासियों के बीच में महाजन, व्यापारी और लगान वसूल करने वाले, क्योंकि जब लगान इतना अधिक होता था तो आदिवासी लोग उधार के लिए महाजनों के पास जाते थे और ये महाजन उनसे बहुत अधिक सूद लिया करते थे। तो इसके कारण इनका शोषण बढ़ता चला गया। इसके अलावा सरकार ने वन क्षेत्र में कठोर नियंत्रण लागू कर दिया। ईंधन के लिए यानी लकड़ी के लिए या पशुओं के चारे के लिए वन के प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी। ये जो झूम खेती करते थे उस पर बैन लगा दिया। ताड़ी, जो ये शराब से जो है ताड़ी के पेड़ से
ताड़ी निकाला करते थे, शराब कह सकते हो आप इनकी, उस पर भी इन्होंने रोक लगा ली। तो इन सभी कारणों से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों को मजबूर होकर के विद्रोह करना पड़ा। सबसे पहले मैं इन आंदोलन के चरणों के बारे में आ जाती हूँ, क्योंकि आंदोलन भी जो अलग अलग समय पर हुए उनको बाद में भारतीय इतिहासकारों ने जब देखा, उनमें से एक इतिहासकार हैं कुंवर सुरेश सिंह। इन्होंने आदिवासी आंदोलन के 3 चरणों में इनको बांटा है। पहला चरण 1795 से लेकर 1860 तक, दूसरा चरण 1860 से लेकर 1920 तक और तीसरा चरण है 1920 के बाद। अब इन चरणों की क्या विशेषता है उसकी बात कर लेते हैं। पहला चरण 1795 से लेकर 1860 तक। पहला चरण जो है, जैसे ही 1757 में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई, फिर 1765 में बंगाल में द्वैत शासन और 1772 से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहाँ प्रारंभ हो गया बंगाल में। यहीं से शुरू हो गए विद्रोह। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन आदिवासी क्षेत्रों में घुसने का और वहाँ सुधार कार्यों की जबरदस्ती शुरुआत की, हालांकि आदिवासी लोग नहीं चाहते थे। इन समय आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप क्या था, वो पहले जो सदियों से चली आ रही व्यवस्था थी उसी को बरकरार रखना चाहते थे। इन आंदोलन को उन लोगों ने नेतृत्व दिया जिनकी विशेष स्थिति को उन ब्रिटिश औपनिवेश के कारण क्षति पहुंची थी। आंदोलन का दूसरा चरण 1860 से लेकर 1920 तक। इसमें कुंवर सुरेश सिंह का कहना था कि इस चरण के दौरान आदिवासियों ने अलगाववादी आंदोलन शुरू नहीं किया, यानी कि जैसे मैंने बताया प्राचीन व्यवस्था कायम रखने की बात नहीं की, बल्कि राष्ट्रवादी और किसान आंदोलनों ने भी हिस्सा लिया। यहाँ जो है आंदोलनकारी अब बाकी समाज से अलग थलग नहीं रहे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने लगे। किसान आंदोलनों में भी इन आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद में आ रहा है तीसरा चरण 1920 के बाद में जितने भी आंदोलन हुए उसके बारे में। 1920 तक मैं बता दूं कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था और वो जो है उनके लिए सभी जाति पाति को वो मानते नहीं थे। आदिवासी समुदाय के लोग हों या गांवों या शहरों के ऊंचे समुदाय के लोग हों, उनकी नज़र में सब बराबर थे। तो आदिवासियों ने भी इनसे प्रेरणा ली। उन्होंने भी एक संस्कृतिकरण का आंदोलन चलाया। इस आदिवासी आंदोलनों में जो है गांधीवादी जो कार्यकर्ता आए वो आए, उन्होंने उनके साथ में सहयोग का काम किया। कई बार आप देखोगे कि जो कुछ आंदोलन 1920 के बाद में आएंगे, उन्होंने आदिवासी आंदोलनों में शराब की दुकानों पर धरना दिया, सत्याग्रहों में हिस्सा लिया, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। तो अब किसान आंदोलन से आगे चल करके जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसी के साथ आदिवासी आंदोलन भी एकाकार हो गए और भारत की एकता में, स्वतंत्रता में इन आदिवासियों ने भी, अनपढ़ों ने भी अपना योगदान दिया। तो हम अब आ जाते हैं प्रमुख आदिवासी आंदोलनों पर। बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, इसलिए मुझे 2 वीडियोस डालने पड़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कम समय में समेटने की, लेकिन फिर भी मूलभूत बातें तो आपको इन विद्रोहों की ध्यान होनी ही चाहिए, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पहला पहल आंदोलन हुआ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय आंदोलन, वो था पहाड़िया विद्रोह। बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ ये जनजाति रहा करती थी। इन पहाड़ियों में रहने के कारण इन्हें पहाड़िया कहा जाता था। इन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया, तो आखिरकार परेशान होकर के इन लोगों ने 1777 के आसपास जो है विद्रोह कर दिया। 1778 में खूनी संघर्ष से अंग्रेज़ों ने विद्रोह दबा तो लिया, लेकिन फिर भी इनके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित कर दिया। जो पहाड़ियों का ऊपरी इलाका था जहाँ ये लोग रहा करते थे, वहाँ बाहरी ब्रिटिश शासक, गांव के लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो पहाड़िया विद्रोह को दबाने के बावजूद भी इनकी जो रियायतें थी, उनकी जो मांगें थी, वो एक तरह से मान ली गई। उसके बाद में अगला विद्रोह है खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए थे। इन्होंने 1837 से लेकर 1856 के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इनके विद्रोह का कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाना, उनके क्षेत्रों में ज़मींदारों का, साहूकारों का प्रवेश ब्याज के नीचे दबे चले जा रहे थे और मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना। तो इसके विरुद्ध जो है इन्होंने विद्रोह किया। इन विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया चक्र बिसोई ने। बाद में आगे चलकर राधा कृष्ण दंडसेन ने भी इस विद्रोह में शिरकत की। उन्होंने भी इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया।
इसी के साथ साथ कोल विद्रोह। कोल जो है रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालामाऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में ये जनजाति फैली हुई है। इन विद्रोह का कारण था कि आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी और उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमानों और सिखों को ये ज़मीनें दे दी गई थी। ये विद्रोह 1832 से लेकर 37 तक चलता रहा। अंततः विस्तृत सैन्य अभियान के कारण इस विद्रोह को दबाने में सरकार को सफलता मिली। अब अगला विद्रोह आ जाता है बच्चों संथाल विद्रोह। ये तो बड़ा ही पॉपुलर विद्रोह है। राजमहल जिले में संथाल लोगों ने भूमि पर जो कर अधिकारी थे उनके जो दुर्व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ, पुलिस के दमन के खिलाफ और साहूकार और ज़मींदार जो जबरन वसूलियाँ करते थे उनके विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और इनको नेतृत्व प्रदान किया। इनके नेताओं के नाम लिख लो, सिद्धू और कान्हू। इन लोगों ने संथालों को नेतृत्व प्रदान किया और कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर दी गई और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस समय गैर आदिवासी जो प्रवेश कर रहे थे आदिवासियों के क्षेत्र में और जातियाँ किया करते थे उनको दिक्कू नाम से संबोधित किया जाता था। सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी, भगवान को ये लोग ठाकुर जी कहा करते थे, ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए सभी लोग हथियार उठा लें। सरकार को संथालों का विद्रोह कुचलने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ा जो उपद्रवग्रस्त इलाके थे वहाँ पर, और इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 उस समय 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। सिद्धू अगस्त 1855 में और कान्हू 1886 में पकड़ लिया गया और इन दोनों को मार दिया गया। ये विद्रोह की घटना 1855-56 के आसपास थी, यानी 57 के विद्रोह से जस्ट पूर्व अंग्रेज़ों ने एक तरह से जो आदिवासी विद्रोह थे उनको कुचल सा दिया था। अब हम आ जाते हैं आंदोलन के जो है अगले चरण की तरफ। 1860 से 1920 तक का जो दशक था, इस चरण में आदिवासियों ने, मैंने बताया, जो अलगाववादी आंदोलन था, प्राचीन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की बात अब नहीं हो रही थी। ये लोग जो हैं ये अब राष्ट्रवादी और किसान आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। इनमें से पहला विद्रोह है खारवाड़ विद्रोह। संथालों के दमन के बाद इस क्षेत्र में 1870 में विद्रोह हुआ। ये विद्रोह जो है उस समय प्रचलित भू राजस्व की व्यवस्था थी उसके खिलाफ था। इस विद्रोह को भी सैन्य अभियान के द्वारा जो है दबा दिया गया, जैसा कि हर विद्रोह में होता है। लेकिन विद्रोहियों की जो एकता है उसको देख करके अंग्रेज भी चकित रह गए। एक और विद्रोह जो राजस्थान से संबंधित है, भील विद्रोह। भीलों के जो इलाके थे जैसे बांसवाड़ा, सूंठ, डूंगरपुर, इन क्षेत्र में भीलों के अंतर्गत गोविंद गुरु थे। इन्होंने जो है संप सभा की स्थापना की और बंधुआ मजदूर जो थे उनसे हटाने के लिए प्रेरित होकर विद्रोह किया। 1913 तक ये आंदोलन बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन आखिरकार ब्रिटिश सेना ने इसको हत्याकांड के माध्यम से इस पूरे विद्रोह को कुचल दिया। अगला विद्रोह आ रहा है नेकदा विद्रोह। नेकदा जो जाति है, जनजाति है, मध्य प्रदेश और गुजरात में रहा करती है। ये वनवासी आदिवासी थे। इन आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों और सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध देवीय शक्तियों से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्मराज स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। अगला अपना जो विद्रोह आ रहा है बच्चों, कोया विद्रोह। कोया क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में। उड़ीसा के मल्लकागिरी तक ये विद्रोह फैल गया। इस विद्रोह का केंद्र बिंदु था चोड़वरम का रंपा प्रदेश। कोया विद्रोह बेसिकली क्या था, जंगलों में जो कोया आदिवासी थे, ये गोदावरी क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में, इनके जो पारंपरिक अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए गए। इसके अलावा हर जगह यही कारण है, पुलिस की ज़्यादतियाँ, साहूकारों द्वारा शोषण और सबसे बड़ी चीज़ ताड़ी के उत्पादन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ताड़ी तो है, वनवासियों को लगता था कि सारी भूमि सबकी है, सारे पेड़ पौधे सबके हैं। इसके कारण विद्रोह किया। 1879-80 में कोया विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया टॉमा सोरा ने। कोया विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेज सरकार ने मद्रास इन्फेंट्री की 6 रेजिमेंट का सहयोग लिया। 1886 में कोया विद्रोहियों ने राजा अनंत शायर के नेतृत्व में रामसंडू यानी राम की सेना का गठन कर
जयपुर ये अपना वाला नहीं है, आंध्र प्रदेश वाला है, कि शासक को से अंग्रेज़ी राज्य को पलटने के लिए सहायता मांगी। हालांकि इस विद्रोह का भी हश्र वैसा ही होना था। राजा ने उनकी सहायता नहीं करके अंग्रेज़ों की सहायता की और अनपढ़, अशिक्षित लेकिन भोले भाले, सच्चे भावनाओं से प्रेरित आदिवासियों को अंततः कंपनी की सैनिक शक्ति के आगे झुकना पड़ा। विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। लेकिन आज भी आप अगर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जाओ तो कोया विद्रोह की स्मृतियाँ वहाँ की जनजातियों के मस्तिष्क में, उनके दिलों में बरकरार है। बच्चों, ये थे कुछ प्रमुख विद्रोह, और इस विद्रोह की जो इस लेक्चर को मैं बता रही हूँ कि मैं समेटना चाह रही हूँ छोटे में, इस कारण फिर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगला एक और वीडियो इसके लिए मैं डाल दूँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का ये वीडियो विद्रोह के क्या कारण थे, किस तरह से 3 चरणों में बांटा गया है, वो सारे चरण आपको समझ में आ गए होंगे। और संथाल विद्रोह को ज़रूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद।